हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज मैं पॉलिटी के 30+ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं और फिर पूछे जाने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसे आप पूरा ज़रूर देख लें। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और इसके सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को जो प्रस्ताव रखा गया था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। तो इसे आप ध्यान रखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किसकी स्तुति पर किया गया। तो संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन योजना की जो संस्तुति थी उस पर किया गया। तो जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इससे आप ध्यान रखें कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसे आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना अनिवार्य है। तो कितनी अवधि के अंदर जो आपातकाल की घोषणा है उसका अनुमोदन होना अनिवार्य है। तो 1 माह के अंदर, 1 माह के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है। तो जो वित्तीय आवंटन होता है वो वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। जैसे आप ध्यान रखें कि वित्तीय आवंटन जो होता है वो वित्त आयोग की संस्तुति पर होता है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। तो लोकसभा का जो सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। तो जो सचिवालय है वो किसके नियंत्रण में काम करता है? लोकसभा अध्यक्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 था वो हमारे भारतीय संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है जिससे हमारी अधिकतर चीज़ें ली गई हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ से जो भी चीज़ें ली गई हैं उसके मैंने वीडियोज अपलोड किए हैं, उससे आप देख लें। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया, ये सारी चीज़ें तो ये आप याद रख सकते हैं। तो इसे आप एक बार जाके ज़रूर ले लें। और वैसे अगर देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के जो एक्ट था उसके तहत हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें ली गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था किस वाद में दी थी। तो ये केशवानंद भारतीय वाद जो आया था उसके तहत भारतीय संविधान, क्योंकि उस टाइम पे भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा संशोधन किया जा रहा था और कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का भी हनन होने का चांस था। तो इन केशवानंद भारतीय मामला जो आया सुप्रीम कोर्ट के सामने उसमें उन्होंने मूल ढांचे का एक शब्द दिया और कहा कि मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचे का अगर पूछा जाए कौन सी चीज़ें आती हैं मूल ढांचे में, तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि समय समय पर मूल ढांचे की व्याख्या की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केशवानंद भारतीय मामले में संविधान के मूल ढांचे का जो ये शब्द आया वो आया था। और इसकी मैं संविधान के जितने भी संशोधन हुए हैं उसके भी वीडियोज़ में बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, उससे आप जाके ज़रूर देख लेना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो भारत में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता देने का काम निर्वाचन आयोग का होता है। तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है। तो ऑब्वियस सी बात है, संविधान में संशोधन संसद द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें संशोधन करने का अधिकार संसद को ही है। बस किसी भी संविधान के किसी भी चीज़ों में मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, अन्यथा कोई भी संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है।
तो राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसका क्या मतलब है, ये भी एक तरह के मूल अधिकार ही हैं जो कि फ्यूचर में जो संविधान सभा थे उसके द्वारा निर्धारित किया गया कि फ्यूचर के जितने भी गवर्नमेंट होंगी उनको ये चीज़ें जल्दी से जल्दी मूल अधिकारों में शामिल करना है, उसको पूरा करना है। तो उन सभी चीज़ों को नीति निर्देशक सिद्धांतों में रख दिया गया। तो ये क्या है, नीति निर्देशक का उद्देश्य क्या है, संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। तो समाज की जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करते हुए उनको आगे बढ़ाना, ये नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक है। जैसे आप ध्यान रखिए 50 सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव है वो पूरा किया जाना आवश्यक है, जैसे आप ध्यान रख सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण भंग करने का अधिकार किसको है। तो लोकसभा को अगर 5 वर्ष उसका पूरा नहीं हुआ है और उसके पहले भी अगर भंग करना है तो इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पे है। तो ऐसा मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंत्रिपरिषद इसके लिए जिम्मेदार होती है। राष्ट्रपति के उनसे सलाह विमर्श कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था। तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 1930 में पूर्ण स्वराज की जो पूर्ण स्वराज था उसका उन्होंने उस दिन 26 जनवरी के दिन ही इसको माना था कि हम भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद कराएंगे अब। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उसी दिन 1930 में 26 जनवरी के दिन ही कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो यही कारण है कि 26 जनवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए और इस दिन हमारा संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अगर हनन होता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में तो वो कहाँ जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ही जो है हमारे किसी भी मौलिक अधिकार के हनन को सुरक्षित रखती है, उससे बचाती है हमें। तो हम कहीं भी किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के प्रश्न पे हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग चलाया जाता है वो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे चलाया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने के लिए संसद के दोनों सदनों का होना अनिवार्य है। इनमें से कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। तो अगर वित्त विधेयक है कोई तो उसे राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ता है। इसमें पॉकेट वीटो या किसी भी वीटो का अधिकार इन्हें नहीं है कि ये उसको अपने पास रख सकें, ये इस पर सिग्नेचर करना पड़ता है। तो वित्त विधेयक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इजी सा भी क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है। तो संसद को केवल राष्ट्रीय संकट के समय, अगर देश में कोई राष्ट्रीय संकट है तो उस समय पे जो लोकसभा का कार्यकाल है उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अवज्ञा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो लोकसभा अध्यक्ष को जो अयोग्यता का निर्धारण करना या निर्णय करना, इसका अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि 9वीं जो अनुसूची है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहले ही संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें अगर संसद कोई भी ऐसा कानून पारित करके 9वीं अनुसूची में रख देती है तो उसे किसी में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें कि 9वीं अनुसूची उस समय उनका उद्देश्य अच्छा था, बहुत ही अच्छा उद्देश्य था, ताकि कुछ ऐसे उस टाइम देश के सामने बहुत ही विकट परिस्थितियां थीं, तो उनको ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐसा कानून पारित किया गया। परंतु बाद में इसका मिसयूज भी बहुत हुआ। तो जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी डीपली हम जानेंगे। तो अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है। तो विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में खुला मतदान होता है, इसे आप ध्यान रखें, खुला मतदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा की जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है। तो ये ध्यान रखें, ये मैंने अभी बताया, वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता है। 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को शामिल किया जाता है तो वह किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से जिस तरह के राष्ट्रपति के अधिकार हैं, कुछ राज्यों में उसी तरह के अधिकार राज्यपाल के पास भी हैं। तो एक कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का एजेंट होता है राज्यपाल। तो आप इसे ध्यान रखें कि जो भी राज्य के निर्णय होते हैं राज्यपाल से कहीं ना कहीं एक उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है। तो ये ध्यान रखिए, राष्ट्रपति की है। जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर किसी असामान्य परिस्थिति में, देश की विकट परिस्थिति में कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें खतरा है, तो उस समय राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको भी निलंबित किया जा सकता है। फिर भी हमारे जो मूल अधिकार 21 और 20 और 21 के तहत रखे गए हैं उनको उस समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखें। 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है। तो राज्यों की किसी भी सूची पर जो संसद को कानून बनाने का अधिकार है वो 1 वर्ष के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो इसे आप ध्यान रखें, KT शाह ने ऐसी टिप्पणी की थी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। जो कैबिनेट मिशन योजना आई भारत में, उसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। ये हम क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ये हम देख चुके हैं पहले क्वेश्चन। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, और ऐसी ही बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे ट्रिक वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी ट्रिक आए उनको आप नोट कर सकें, उनको आप याद कर सकें और एग्जाम्स में क्वेश्चंस को ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।